तो हाँ जी, कैसे हो आप सब। आई होप यार सब बहुत बढ़िया होगा और पढ़ाई पे पूरा अपना ध्यान होगा तरीके से। तो यार इस सीरीज़ में आप लोगों को पता है हम लोग क्या करते हैं, डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं। मतलब नए करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और पुराना स्टैटिक रिवाइज करते हैं। तो क्या है ना, आपके डिफेंस एग्ज़ाम है या फिर यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है, बहुत करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होता जा रहा है। स्टैटिक भी वहीं से पूछ रहे हैं, करंट अफेयर्स तो पूछ ही रहे हैं, और अब कोई सिलेबस नहीं रह गया है, कोई बाउंड्रीज नहीं रह गई है। जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे आपके सिलेबस का हो, वो उठा के पूछ लेते हैं। क्योंकि स्टैटिक तो आप लोगों ने रट लिया है, यूपीएससी कहाँ से नया पूछा है ना। तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखते हैं इस सीरीज़ के अंदर हम लोग सब कुछ करते हैं यार, स्टैटिक से लेके करंट से लेके आपका जो जो आपके डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं सर। बताओ पहली न्यूज़ क्या है। यूनेस्को, देखो यूनेस्को ने अभी कुछ नई साइट्स ऐड करी है अपनी हेरिटेज लिस्ट में। वो है आपकी एक वेस्ट बैंक की और लेबनन की। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जगह भी इम्पोर्टेंट है वहाँ, भाई पूरे टाइम अपनी चली रही है लड़ाई, है ना। तो उसके अलावा भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि इमरजेंसी मीटिंग करी थी। इमरजेंसी मीटिंग करी थी इन्होंने, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि उसको हेरिटेज साइट बनाने के लिए इमरजेंसी मीटिंग करी गई थी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम वॉर वगैरह का कन्फ्लिक्ट जोन वो चल रहा है। तो बोला कि यार जो जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनको हेरिटेज साइट घोषित करने से थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन, थोड़ा बहुत। अब यार बॉम्बिंग वगैरह होती है, आपने देखा था वो लास्ट टाइम इसी करंट अफेयर सीरीज में बताया था कि यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर यूक्रेन की भी हेरिटेज साइट्स बहुत सारी डैमेज हो गई। तो ऐसी कोई प्रोटेक्शन तो नहीं मिलती, बट हाँ एक नाम हो जाता है कि यार ये हेरिटेज साइट है, इस पर ना गिराएं बॉम्ब तो सही रहेगा, इसे छोड़ दूं भाई, ऐसा कुछ। तो इमरजेंसी मीटिंग हुई थी कोरिया में, साउथ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में था। नॉर्थ कोरिया में क्यों नहीं हुई सर? क्योंकि तो बेवकूफ़ है बच्चे, नॉर्थ कोरिया में। तो साउथ कोरिया में मीटिंग हुई इमरजेंसी, और हेरिटेज लिस्ट में ऐड कर दी गई ये साइट। अब ये साइट क्या क्या है एक बार ये देख लेते हैं। पहली जो साइट है वो है सिबेस्टिया। सेबेस्टिया जो कि कहाँ पे है? वेस्ट बैंक में। ठीक है सर, सेबेस्टिया वेस्ट बैंक में। दूसरी साइट है, ये कलेक्शन ऑफ साइट्स हैं। जैसे कि हम लोग हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आपके खजुराहो टेम्पल्स बोल देते हैं, कलेक्शन ऑफ साइट्स। ठीक है। अदर देन दैट और कौन सी साइट है साउथ में यूनेस्को साइट जिसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं? मुझे कमेंट में बताओ। तो उस एरिया का नाम है वो पूरा, उसको बोल देते हैं। तो सेबेस्टिया वेस्ट बैंक। सेबेस्टिया क्या है? एक ब्यूरियल साइट है। अभी आगे मैंने इमेजेस भी रखी हैं, उसको देखते हैं। दूसरी है लेबनन में। अब ये है माउंट एमएल, माउंट एमएल के फोर्ट्रेस, माउंट एमएल फोर्ट्रेसेस, फोर्ट्रेसेस। 5 फोर्ट्रेस हैं माउंट एमएल पे। कहाँ पे? लेबनन में। दूसरी साइट ये है एक तरीके से। तो ये दो कलेक्टिव साइट हैं, इनको करा गया है। अब बताओ सर, दिखाओ कौन कौन सी। एक तो ये है सेबेस्टिया। सेबेस्टिया क्या है? एक ब्यूरियल साइट है जहाँ पे भाई जो अपना भगवान को प्यारे हो जाते हैं उनको दफनाया जाता है। सर पर ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे एक आपके डाइटी बोल लो या फिर एक नोन फिगर इन स्पिरिचुअल रेलम बोल लो, कल्चर रिलीजन में, जॉन, जॉन करके थे, एम आई राइट? जॉन बैप्टिस्ट, जॉन बैप्टिस्ट की ये ब्यूरियल है। और ये एक बहुत ही नोन फिगर हैं, कल्चरल बोल लो, स्पिरिचुअल बोल लो। किसके लिए? क्रिश्चियंस के लिए भी हैं और मुस्लिम्स के लिए भी हैं। क्योंकि वहाँ आपको पता है ना, जेरूसलम का केस पता है, वो जो एरिया पड़ता है ना, वो सभी का बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट हो जाता है, क्रिश्चियन का भी, मुस्लिम का भी, और आपके ज्यूज़ का भी। तो इसलिए ये मिक्स साइट है सबके लिए। ठीक है सर, इतना ध्यान हम रखेंगे। देखो यार अपना वैसे ही इसका हाल तो ख़राब ही है सर, इसमें एक तो बॉम्ब वैसे ही डाल दे तो क्या बचेगा, बट ऐसा नहीं है, ऐसी ही थी ये। तो ये ब्यूरियल साइट है उनकी। सेकंड है ये माउंट अमेल फोर्ट्रेसेस। ये 5 आपके फोर्ट हैं, 5 फोर्ट। तो उनमें से एक ये है। अच्छा, ये देखो कहाँ कहाँ थी हमारी? वेस्ट बैंक और
यहाँ पे अब मैं आपको उसका एक फोर्ट है उसका नाम ध्यान रखना, ब्यू फोर्ट, इफ आई एम स्पेलिंग इट राइट, प्रोनाउंसिंग इट राइट, स्पेलिंग तो गलत होगी ही मेरी स्पेलिंग में तो मैं गलत करता ही हूँ। ब्यूफोर्ट कैसल, ये ध्यान रख लेना बस, ये हो सकता है आपका पूछ ले। ब्यूफोर्ट कैसल, वैसे बस ये बस माउंट एमल फोर्ट्रेसेस हो गए, सेबेस्टिया हो गया, ये दोनों मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब अगर दिखा भी दिए सर, तो एक कंट्रीज़ को आप हमेशा बोलते हो कि यार कोई भी अगर इंटरनेशनल लेवल पे वो आता है क्या कंट्री का नाम, तो मैं उसमें ज़रूर दिखाता हूँ मैप में, तो अभी भी दिखाऊंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखते हैं कहाँ पे हमें जाना है। लेबनन, ये देखो ये रहा लेबनन। लेबनन की कौन कौन सी कंट्री टच कर रही हैं? ऑब्वियसली इज़राइल, इज़राइल के साथ में सीरिया टच कर रहा है, और कोई भी टच नहीं कर रहा। वेस्ट बैंक बोले कि वेस्ट बैंक कर रहा है, बट वेस्ट बैंक अपना इजराइल में आता है, तो वेस्ट बैंक नहीं कर रहा। बट सीरिया, ये देखो गोलन हाइट्स का एरिया है, ये सीरिया टच कर रहा है एंड इजराइल टच कर रहा है बिल्कुल। और कौन कौन सा एरिया? वेस्ट बैंक, ये वेस्ट बैंक का एरिया हो गया इजराइल के अंदर ही, ठीक है। और ये गोलन हाइट्स का एरिया हो गया ये वाला। तो ये एरिया कुछ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये ध्यान ही होने चाहिए। अच्छा, वेस्ट बैंक को वेस्ट बैंक क्यों बोलते हैं? है तो ये ईस्ट में, इसराइल के ईस्ट में पड़ रहा है ना, बट वेस्ट बैंक क्यों बोलते हैं? है कोई रीज़न? तो एक बार देखो और मुझे बताओ क्या रीज़न है। मेरे को भी इनलाइटन करो दोस्त। ठीक है गुरुजी, आपको तो हम ही बताएंगे, आपको पता नहीं ज़्यादा। ये दोनों साइट अभी आई हैं। अच्छा यार, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर मैं ये डेली जो करंट अफेयर्स हैं इसकी पीडीएफ भेजता हूँ भाई। डेली पढ़ने के साथ साथ सुबह उठ के नेक्स्ट डे पीडीएफ ज़रूर गो थ्रू कर लो। 2 मिनट लगते हैं, बट 2 मिनट में काफ़ी ज़्यादा आपका कंस्ट्रक्टिव काम हो जाएगा तेरा दोस्त। तो ज़रूर करना है ये। टेलीग्राम ज्वाइन करो मत करो मुझे कोई इतना कोई मतलब नहीं, बट पीडीएफ ज़रूर देख लो। और यार काफ़ी लोगों के कमेंट वगैरह आते हैं कि भाई सर कहाँ कांटेक्ट करें, तो ये नंबर है, इस पर आप भाई कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे ओनली। कॉल तो वैसे भी नहीं लगेगी, व्हाट्सएप आप मैसेज कर सकते हो, कोई भी डाउट हो कैसा भी। ठीक है सर। नेक्स्ट आपकी है, इंडिया पेड 15 बिलियन ऑफ इम्पोर्ट्स इन रुपीज़। सर इसमें क्या न्यूज़ है? देखो इसमें कोई न्यूज़ नहीं है, बट इस सीरीज़ का यही मोटिव है कि यार न्यूज़ के थ्रू अगर मैं कोई स्टैटिक भी पढ़ा सकूं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं आ रहा। काफ़ी क्वेश्चन 8 से 10 आपको ऐसे मिलेंगे जो किसी सिलेबस में ही नहीं है, कहीं से करंट अफेयर से ही उठा के कुछ पूछ लेते हैं। तो है क्या, इंटरनेशनल मार्केट में पैसों का लेन देन कैसे चलता है। अगर मैं ये इंडिया हूँ और मान लो मैं तेल खरीद रहा हूँ, सऊदी अरेबिया से मैं तेल ले रहा हूँ या फिर ईरान से मैं तेल ले रहा हूँ, तो मैंने ईरान से ऑयल लिया, अब ईरान को मेरे को पेमेंट करनी है, तो वो पेमेंट कैसे करूँगा मैं? जर्नली होता क्या है कि पेमेंट करने के लिए पहले इंडियन रुपीस को हम लोग यूएस डॉलर में कन्वर्ट कराते हैं, यूएस डॉलर में कन्वर्ट कराते हैं, और फिर ये यूएस डॉलर जाते हैं ईरान के पास। ईरान भी फिर इस यूएस डॉलर को अपनी करेंसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ऐसे ही हर कंट्री करती है, पहले अपनी करेंसी को यूएस डॉलर में, फिर यूएस डॉलर से दूसरे कंट्री को देते हैं। बट अभी कंट्रीज़ ने क्या स्टार्ट करा है, या फिर इंडिया ने भी ये स्टार्ट करा है कि यार हम अपनी करेंसी में ही पेमेंट्स को सेटल करेंगे, ट्रेड्स की पेमेंट को। तो जर्नली हमने ज़्यादातर जैसे जो फ्रेंडली बहुत ही अच्छी कंट्रीज़ है, रशिया, यूएई, इनके साथ स्टार्ट करा है। तो रशिया ये बोल रहा है कि रशिया से जो हमने ऑयल लिया था उसकी जो पेमेंट है $15 बिलियन, वो हमने सारी इंडियन रुपीज़ में ही करी है। मतलब हमने उसको इंडियन रुपीज़ में ही पैसा दिया है, डायरेक्ट यूएस डॉलर में कन्वर्ट नहीं कराया। अब सर ये आरबीआई ने स्टार्ट करा था 2022 के अंदर, नोटिफिकेशन करी थी, बट धीरे धीरे काम होते होते अब जाके पहली बार ट्रांजैक्शन हुई है ये इतने बड़े लेवल पर। छोटा मोटा तो होता रहता था। सिर्फ इंडिया ही अपनी करेंसी में नहीं, रशिया भी अपनी रूबल के अंदर इंडिया को सेटल करेगा, इसको भी यूएस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब गुरुजी यूएस में कन्वर्ट क्यों ही कर रहे थे? क्योंकि यार यूएस एक, अब मैं ईरान को रुपीज़ दे दूँ, मैं बोलूँ ईरान मेरे रुपी ले ले, ईरान कहेगा यार मैं तेरे रुपये का क्या करूँगा,
पूरी दुनिया में तो ये चलते नहीं, और मैं तेरे से इतना ट्रेड करता नहीं कि इतने सारे पैसे मैं रख लूँ रुपीज़ में। अगर मेरे को तो यूएस डॉलर देगा तो मैं यूएस डॉलर संभाल के रख लूँगा, कहीं और दे दूंगा। पूरी दुनिया में चलते, कहने का मतलब इसका सिक्का चलता है। बोलते हैं ना भाई तेरा तो सिक्का चलता है, हमारा सिक्का चलता है शहर में। कहने का मतलब यही है कि आपकी करेंसी हर जगह चलती है, यू आर वेरी पावरफुल। तो इसीलिए यूएस में ट्रेड होती थी। बट अब ऐसे एग्रीमेंट सामने आ रहे हैं कि दोनों कंट्रीज कह रही हैं आप हमारा रुपी रख लो, रशिया कह रहा है आप हमारा रूबल रख लो, जो भी ठीक है। तो यही ये कहना चाह रहा है। इससे आपको इतना पता चला थोड़ा बहुत, मैं ज़्यादा तो डीप में नहीं जाऊँगा। स्विफ्ट सिस्टम होता है एक इंटरनेशनल रुपीज़ को ट्रांसफ़र, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पैसे इधर से उधर करने के लिए स्विफ्ट सिस्टम से चलते हैं पैसे। ये एक सिस्टम है जिससे जो ऑथेंटिकेट करता है कि हाँ पैसा बैंक में आ चुका है, पैसा बैंक से जा चुका है, ठीक है। तो स्विफ्ट सिस्टम को बाईपास करती है ये चीज़, क्योंकि दो कंट्री के बीच में हो रहा है, यूएस में कन्वर्ट हो नहीं रहा। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं गुरुजी? फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे ये हैं कि यार आज की डेट में देखो, मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा बट वैसे ही बता रहा हूँ। तो आज की डेट में भाई रुपी फॉल हो रहा है, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। मतलब किसके टर्म्स में डेप्रिशिएट हो रहा है? कि भाई यूएस डॉलर के टर्म्स में डेप्रिशिएट हो रहा है रुपी। मतलब पहले एक यूएसडी के अंदर मान लो 85 रुपीज़ आते थे, अब एक यूएसडी के अंदर 90 रुपीज़ आ रहे हैं, तो रुपी की वैल्यू कम हो रही है। तो मुझे रशिया को पेमेंट करने के लिए ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ेंगे, तभी यूएस में कन्वर्ट होगा उतने में, है ना। वैल्यू मेरी कम हो रही है, मुझे और पैसा देना पड़ेगा इंडियन रुपीज़ में ताकि उसी लेवल का यूएस रुपी रशिया को दे सकूँ। जब मैं डायरेक्टली कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई, एक यूएस डॉलर में 90 आ रहे हो, 100 आ रहे हो, 200 आ रहे हो, मुझे फ़र्क नहीं है। मैं तो रशिया को डायरेक्ट पेमेंट करूँगा रुपीज़ में। तो ये फ़र्क फ़ायदा होता है, डेप्रिसिएशन से बचाता है। कल को स्विफ्ट सिस्टम ने बैन कर दिया, जैसे रशिया को बैन कर दिया था, तो पैसे का लेन देन कैसे करेंगे डॉलर में? बट ऐसा सिस्टम है अगर, तो ना ही रशिया को फ़र्क पड़ता है वगैरह, भाई हम तो इंडिया से डायरेक्ट रुपीज़ में ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं अपना स्विफ्ट सिस्टम अपने पास रखो। तो ये कुछ मोटा मोटा है कि भाई डायरेक्टली ट्रेड करती हैं कंट्रीज आजकल। इंडिया ने भी करा है, आरबीआई ने 2025 में इसको स्टार्ट करा था। एक कैसे करती हैं ये ट्रेड? दोनों कंट्रीज अपना अपना बैंक अकाउंट्स का यूज़ करती हैं। कौन से बैंक अकाउंट्स? वॉस्त्रो और नॉस्त्रो, मैं स्पेल सही कर रहा हूँ ना। तो ये दोनों ऐसे कुछ हैं, अब इनके बारे में मैं कभी बाद में बताऊंगा, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, ठीक है। ठीक है सर, आगे नेक्स्ट न्यूज़ बताइए। पुरी टेम्पल, पुरी टेम्पल है आपका उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी जी टेम्पल, श्री जगन्नाथपुरी टेम्पल उड़ीसा में है, हाथ जोड़ लिए, ठीक है। अब हुआ क्या था कि अभी वेस्ट बंगाल ने क्या करा कि इसी नाम से एक टेम्पल ले आए वो लोग, कि भाई एक और टेम्पल ले आए, उसका नाम था श्री 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 जगन्नाथ, जगन्नाथ कॉम्प्लेक्स टेम्पल, जगन्नाथ धाम कॉम्प्लेक्स ऐसा कुछ था, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। तो फिर अब यार इन्होंने बोला कि जगन्नाथ की, इन्होंने क्या, लोगों ने भी बोला और जगन्नाथ की जो अथॉरिटी है उन्होंने भी बोला कि यार आप सेम नाम से ऐसे इसकी सैंक्टिटी खराब कर रहे हो, पूज्यता, इतना माना जाता है ये टेम्पल और एक ही नाम से है, तो आप इस नाम से नहीं ला सकते। तो इसी चीज़ को आगे ध्यान रखने के लिए ये टेम्पल अथॉरिटीज़ ने क्या करा, ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क फाइल कर दिया बहुत सारी चीज़ों का। ट्रेडमार्क क्या है? एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मतलब ऐसी चीज़ें जो किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी को ही बिलोंग करती है। अगर मैंने अपना ट्रेडमार्क फाइल कर दिया तो ये चीज़ मेरी है, मेरा नाम, मैंने मान लिया यस सर का ट्रेडमार्क फाइल कर दिया इस साइन से, तो वो मेरा है। तो ऐसे ही बहुत सारी आईपी होती हैं जो एक पर्सनल एंटिटी को बिलोंग करती हैं, कि भाई उनकी परमिशन के बिना या फिर उनकी इजाज़त के बिना आप ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। बहुत सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं, मतलब काफ़ी सारी हैं, जैसे कि आपका कॉपीराइट, कॉपीराइट हो गया, आपका जीआई, ज्योग्राफिकल, जीआई टैग होता है ना, जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग, ठीक है। आपका ट्रेडमार्क हो गया, ट्रेडमार्क तो बताया मैंने अभी,
अरे सर क्या स्पेलिंग, डिज़ाइन हो गया, कोई भी डिज़ाइन को आप आईपी डिज़ाइन फॉलो करती है। कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, पेटेंट फाइल कर सकते हैं कि भाई ये हमारी चीज़ है। तो ये सारे होते हैं आईपी। तो जगन्नाथपुरी वालों ने भी, मतलब वो तो सबके हैं भगवान जी, बट उनकी जो अथॉरिटी है उन्होंने भी ट्रेडमार्क फाइल कर दिया काफ़ी चीज़ों का। ऑब्वियसली नाम का तो करा ही कि भाई ये नाम आप यूज़ नहीं कर सकते। तो देखते हैं किस किस चीज़ों का ट्रेडमार्क फाइल करा। पहली चीज़ है नील नीला चक्र। आपको पता है कि टेम्पल जो है वो फेवरेट थीम है आपकी यूपीएससी की, और काफ़ी पूछ लिया जाता है उससे, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है काफ़ी, है ना। नीला चक्र। इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो आर्किटेक्ट है उड़ीसा का वो कैसा है। पहले ये देखते हैं नीला चक्र क्या है। जगन्नाथपुरी जी के ऊपर जो ये चक्र है उसी को नीला चक्र कहते हैं। 8 स्पोक है इसके अंदर, 8 स्पोक्ड एंड मेटल डिस्क शिखरा के ऊपर। टेम्पल में नॉर्थ इंडिया के अंदर, नॉर्थ इंडिया टेम्पल या फिर नागरा स्टाइल टेम्पल्स में जो आपका ऊपर का ये वाला स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे वाला, ये टेम्पल है मान लो, ये पूरा स्ट्रक्चर होता है ऊपर वाला, इसको क्या बोलते हैं, शिखर। तो शिखर के ऊपर जो ये स्पोक है 8 पहियों वाला, 8 स्पोक, इसको बोला हमने नीला चक्र। और क्या क्या है सर, हमने देखा आनंद बाजार, मतलब नॉर्मल मार्केट, आनंद बाजार जो उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर है। जगन्नाथपुरी जी के कॉम्प्लेक्स के अंदर एक मार्केट हुआ करती थी पहले, वो आज भी है थोड़ी बहुत वहाँ पे, तो उसी को आनंद बाजार बोल रहे हैं। मार्केट ऑफ जॉय, इसी का भी ट्रेडमार्क फाइल करा गया। तीसरी चीज़ था पतिता पावना। पतिता पावना, है ना, मैं भी सही स्पेल कर रहा हूँ, भगवान जी हैं। तो पतिता पावना क्या थे, एक्चुअली एक छोटी सी मूर्ति है भगवान जी की गेट की एंट्री के बाहर। कौन सा गेट, सिंह द्वारा, सिंह द्वार मेन गेट की एंट्री के साथ में छोटी सी भगवान की मूर्ति है, जिसको बोलते हैं पतिता पावना। तो वैसे तो 29 चीज़ों का ट्रेडमार्क फाइल करा है, 29 चीज़ों का। मैं आपको मेन मेन चीज़ बता रहा हूँ जो थोड़ी न्यूज़ में है। ये 3 हो गई। बाकी ये तो चीज़ हो गई, बाकी नाम का भी ट्रेडमार्क फाइल करा है कि भाई, एक तो यही कि भाई जगन्नाथ का करा है, जगन्नाथ को आप यूज़ नहीं कर सकते इस नाम को। और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि क्षेत्र, श्री क्षेत्र धाम, इस नाम को भी आप यूज़ नहीं कर सकते, सेक्रेट नेम। महाप्रसाद, एक प्रसाद है, पकवान है, फूड, फूड कुक्ड इन टेम्पल, इसको भी ऐसा भी फूड आप नहीं बना सकते, सेक्रेट फूड है ये। कोयली वैकुंठ, सेक्रेट, ये ब्यूरियल ग्राउंड है, इसको भी आप यूज़ नहीं कर सकते। तो यार ये चीज़ें बिल्कुल मैं कहूँगा आपके नोट्स में लिखनी है तो लिख सकते हैं, क्योंकि टेम्पल से क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं। अच्छा, जगन्नाथपुरी जी टेम्पल कैसे, नागरा स्टाइल, नागरा स्टाइल टेम्पल है। इनके बहुत सारे फीचर है ना, इस नागरा स्टाइल खासकर उड़ीसा वाले जगन्नाथपुरी जी के बहुत सारे फीचर हैं। वैसे तो नॉर्थ इंडिया नागरा स्टाइल के अंदर दीवार नहीं होती, क्या नहीं होती, वॉल्स नहीं होती, बट इसके साथ वॉल्स हैं उड़ीसा वाले में। इसमें वॉल्स भी हैं, और इसकी वॉल्स एक्सटीरियर से बहुत ज़्यादा सुंदरली कार्व्ड हैं, बहुत सुंदर तरीके से कार्व्ड हैं इसकी वॉल्स। तो ये कुछ नागरा स्टाइल है, बस नागरा स्टाइल में भी डिस्टिंक्ट फीचर है अलग तरीके से, जो औरों में नहीं पाया जाता, कि ये वॉल से सराउंड है और एक्सटीरियर वॉल का बहुत सुंदर तरीके से कार्व्ड है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। वैसे मैं लेक्चर्स लूँगा, अब मैं CDS और आपके डिफेंस एग्ज़ाम्स के लिए सारा पूरा यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा, तो उसमें आप अपने आप ये सब कवर हो जाएगा। तो ये चीज़ें भाई बिल्कुल ध्यान रखना और इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ और इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है, IP की बात हुई ही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, तो इंडिया के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कौन देखता है, कहाँ पे रजिस्टर होती हैं, तो DPIIT है, जो कि अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। ये नोडल बॉडी है IP की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, यही देखती है सारा। इसके अंदर भी एक और मिनिस्ट्री, एक और एजेंसी आती है, जो कि है CGPDTM, कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ प्रॉपर्टी, ऐसे कुछ है इसका
फुल फॉर्म, कॉम्प्ट्रेल जर्नल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जितना मुझे याद है क्या है, कॉम्प्ट्रेल जर्नल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेडमार्क एंड ऐसे ही कुछ है यहाँ पे नाम, ठीक है। तो ये जो एजेंसी है ना, ये देखती है मेनली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। अब सर इतना क्यों बता रहे हो डीप, क्योंकि भाई आपकी एजेंसीज या इंस्टीट्यूशंस भी पूछने लगा है कि भाई इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ये किसको देखती है, ये किसको देखता है। तो इस चीज़ को आप देख सकते हो, इसको नोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट ध्यान रहे कि हाँ DPIIT देखता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, और उसके अंदर भी कॉम्प्ट्रेल जर्नल है, एक एजेंसी है अलग से, कॉम्प्ट्रेल जर्नल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, मुंबई में, ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में। ये चीज़ हम बहुत अच्छे तरीके से सर ध्यान रखेंगे। और है कुछ, हाँ सर आगे भी है, ठीक है। एक आपका अभी चल रहा है ISSF वर्ल्ड कप, कहाँ पे चल रहा है, चाइना के अंदर चल रहा है। अब चाइना में कहाँ चल रहा है ये आप मुझे बताओ एक बार कमेंट में, ठीक है। तो चल रहा है और यहाँ पे हमारा एक सिल्वर मेडल आया, और काफ़ी ज़्यादा एस्टॉनिशिंग विन है, मतलब काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी अच्छी विन है, हैरानी, एस्टॉनिशिंग तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी विन है हमारे लिए, क्योंकि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को बिल्कुल ही नेक बाय नेक टक्कर दी है। नेल बाइटिंग था, कुछ पॉइंट समथिंग से ही हारे हैं। कौन ही है हमारे ये, सैनियम विज फीमेल एथलीट हैं, फीमेल शूटर हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर इनको सिल्वर मिला है। तो ये नाम ध्यान रख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि ये कौन है और उसमें किस चीज़ में अचीवमेंट इन्होंने करी है। तो आज के लिए भाई यही है। तो कोशिश करेंगे डेली बेसिस पे ऐसे ही सेशन लाएं, और स्टैटिक के साथ साथ करंट से भी आपको अपडेट रखें। भाई PDF ज़रूर रिवाइज करना है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।